माँ बापू, इस साल मैं आपका सपना जरूर पूरा करूंगा। कहते कहते पूरा साल निकल गया। सोचा था कोई सरकारी नौकरी लग ही जाऊंगा। आखिर कैसे करूं माँ बापू का सपना पूरा। मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा। सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा। और मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा। सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। तू हंस तो मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, और तू जिंदा है इस जिंदगी की नाक में दम कर दे। माँ बापू का सपना सीरीज में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाली दोस्तों। आज साइंस एनसीईआरटी के सवाल मैं आपको कराऊंगा, साथ में बीपीएससी जो प्री का जो एग्जाम है, मतलब बिहार में दोस्तों जो सर्वोच्च जो एग्जाम होता है, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए आपसे और जो आपकी परीक्षा में भी पूछ सकता है, मॉडर्न हिस्ट्री है, साइंस है, पॉलिटिक्स है दोस्तों, करंट अफेयर्स है, वो सवाल भी मैं आपको कराने वाला हूं। करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण सवाल का कुल मिलाकर दोस्तों एक मिक्सअप आपके लिए आने वाला है, जो अति महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा के लिए होने वाला है। तो देखिए, मां बापू का दोस्तों सपना सीरीज एपिसोड नंबर 5 और आपका प्यार और हम सबकी मिलकर मेहनत इस एपिसोड को, इस श्रृंखला को सफल बनाने वाली है। बिल्कुल धीरेन्द्र, मनोज, विकास, प्रियंका, श्याम, नरेंद्र, प्रज्ञा, अर्पित, रतेश, सभी का स्वागत है। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। हर सवाल को देखना। देखिए, कुछ बनना ही है तो समुंदर बनो, लोगों के पसीने छूटने चाहिए, तुम्हारी गहराई नापते नापते। अगर कुछ करना है तो फिर जम के करोगे, या तो करो ही मत दोस्तों। और अगर ठान लिया है कि मुझे कुछ करना है, तो अपनी पूरी दोस्तों ताकत, जितनी भी आपके अंदर ऊर्जा है ना, सारी दोस्तों उस काम में लगा दो। कुछ बनना ही है तो समुंदर बनना चाहिए, लोगों के पसीने छूटने चाहिए अब की बार तुम्हारी गहराई नापते नापते, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ने वाले है भी नहीं। चलिए, पहला क्वेश्चन, हरित गृह प्रभाव की प्रमुख गैस है। आपको जितने भी साइंस के क्वेश्चन दिखाई दे देगा, सुन लो, जितने भी आपको साइंस के क्वेश्चन दिखाई दे, सारे के सारे सवाल दोस्तों कहां है? एनसीईआरटी से उठाए गए सवाल है। हूबहू सवाल उठा के आपके सामने रख दिया। हरित गृह प्रभाव की प्रमुख गैस कौन सी है? यह सवाल दोस्तों परीक्षा में भी बहुत बार पूछता है, और यह सवाल एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है कि इनमें से कौन सी जो है वो हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस गैस की प्रमुख गैस है। देखो, ग्रीन हाउस गैस जो होता है ना, इसका दोस्तों मतलब क्या होता है? जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती है। ध्यान रखना, पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने वाली जो गैस होती है, उन्हें दोस्तों ध्यान रखना ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। वैसे बहुत सारी गैस दोस्तों ऐसी है जो ग्रीन हाउस गैस की कैटेगरी में, पर आप ध्यान रखिए, यहां पर पूछा है प्रमुख गैस कौन सी है। परीक्षा में भी पूछता है प्रमुख कौन सी है, तो लिखना CO2 जो गैस दोस्तों, इसे कार्बन डाइऑक्साइड, क्या कार्बन डाइऑक्साइड है, ध्यान रखिएगा, ये दोस्तों प्रमुख गैस होती है। बड़ा प्यारा सवाल है परीक्षा के हिसाब से, कार्बन डाइऑक्साइड। आप सवालों का दोस्तों लेवल देखना, एनसीईआरटी किस प्रकार शब्दों से खेलती है, आप देखना दोस्तों आज ऑप्शन में ना। अगर मैं पूछूं आपसे सॉलिड CO2 दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं? अगर मैं पूछूं आपसे ठोस जो CO2 होती है, इसे बोलते हैं ड्राई आइस। ध्यान रखना,
रखना। ड्राई आइस दोस्तों पूछूं आपसे, अगर पूछे शुष्क बर्फ का फॉर्मूला क्या है, ध्यान रखिएगा वो दोस्तों सॉलिड CO2 होता है। ये भी आपसे परीक्षा में पूछ सकता है। अगर पूछूं आपसे D2O को क्या बोलते हैं, तो D2O जो है इसे बोलते हैं दोस्तों भारी जल, क्या बोलते हैं, हैवी वाटर। दोस्तों ध्यान रखिएगा D2O ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड जो है ये दोस्तों हैवी वाटर होता है, भारी जल इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 ध्यान रखिए, करेक्ट आंसर हो गया CO2 गैस। अगला देखना, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में, ये बीपीएससी की परीक्षा में सीधा सवाल पूछा गया था, 114वें नंबर का सवाल है आपके सामने कि प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी, निर्वात में, वायु में, कांच में या जल में। देखो अगर पूछे आपसे प्रकाश और दोस्तों ध्वनि, क्या है, एक तो हो गया प्रकाश, एक ध्यान रखना दोस्तों ध्वनि। अगर पूछे ध्वनि जो है दोस्तों ध्यान रखना, ध्वनि को गति करने के लिए माध्यम चाहिए, सीधा सवाल नोट करो। अगर पूछे आपसे क्या दोस्तों ध्वनि को गति करने के लिए, ध्यान रखना इसे माध्यम की आवश्यकता होती है, और अगर माध्यम नहीं होगा तो ध्वनि की दोस्तों स्पीड क्या होगी, 0 होगी। ध्यान रखना ध्वनि की स्पीड 0 कब होगी, अगर दोस्तों कोई भी माध्यम नहीं है, और अगर कोई माध्यम नहीं है तो वो होता है निर्वात। लिखना इसे बोलते हैं वैक्यूम, क्या बोलते हैं, वैक्यूम। तो अगर पूछूं आपसे कोई भी दोस्तों माध्यम नहीं है तो इसे बोलते हैं वैक्यूम। निर्वात इसका करेक्ट आंसर नहीं है। अभी बात तो सुन लो यार, एनसीईआरटी या बीपीएससी का सवाल है, हलवा थोड़ी है। देखो ध्वनि दोस्तों पूछूं आपसे, ध्वनि की गति 0 कहां होगी, निर्वात में होगी, वैक्यूम में होगी, ये ध्यान रखना है। अगर पूछे आपसे ऊपर से दोस्तों अंतरिक्ष से, अगर मैं पूछूं पृथ्वी को देखोगे तो कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा, क्योंकि बीच में दोस्तों कोई भी वायुमंडल नहीं है। ये भी ध्यान रखना, अगर सवाल कभी पूछ लेना आपसे कि दोस्तों अंतरिक्ष से कैसा दिखाई देगा, ध्यान रखिए काला दिखाई देगा, क्योंकि दोस्तों कोई भी क्या नहीं है, कोई भी ध्यान रखिएगा वायुमंडल नहीं है, इसका अभाव है, इसलिए काला दिखाई देगा। ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होगी, सॉलिड में। लिख लो ध्वनि की जो गति है ये मैक्सिमम दोस्तों किस में होगी, ये होगी सॉलिड में, ध्यान रखना मैक्सिमम होगी। और प्रकाश दोस्तों इसकी जो गति है लिखना, ये वैक्यूम निर्वात में होगी मैक्सिमम, क्या निर्वात में छापना मैक्सिमम होगी, और सॉलिड में दोस्तों छापना, जो सॉलिड होता है ठोस होता है, इसमें दोस्तों ये मिनिमम होने वाली है। सवाल में कोई भी सवाल पूछे आपसे ध्यान रखना, अगर पूछे प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में मिनिमम होगी, निर्वात, वायु, कांच, जल, तो ध्यान रखना कांच जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसमें मिनिमम होने वाली है। और सबसे अधिक किस में होगी, ध्यान रखना निर्वात में दोस्तों सबसे अधिक होने वाली है। निर्वात में ध्वनि की जो स्पीड है ना वो दोस्तों कितनी होती है, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। इसको भी लिख लो मेरे साथ में। अगर पूछे आपसे प्रकाश की दोस्तों मैं पूछूं आपसे जो गति है वो निर्वात वैक्यूम में जो अधिकतम होती है वो कितनी होती है, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। चलिए किस हवाई अड्डे ने स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट पुरस्कार 2022 में भारत और दक्षिण एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीत लिया। मतलब सबसे अच्छा वैक्यूम का मतलब दोस्तों आपके बिल्कुल एकदम निर्वात जो है वो वैक्यूम होता है। लिखना अगर पूछे कौन सा एयरपोर्ट दोस्तों पहले स्थान पर इंडिया में, कैंपगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ध्यान रखिए। अगर पूछे आपसे जो कैंपगोड़ा हवाई अड्डा है ये दोस्तों कहां पर स्थित है, बंगलुरु के अंदर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों पूछूं आपसे ये पहले स्थान पर इंडिया में, और छाप लेना साउथ एशिया में भी पहले स्थान पर। निम्न में से कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। अब देखो कितना आसान सवाल, देखना ऑप्शन नंबर 1 वन, ऑप्शन नंबर बी रेगिस्तान, ऑप्शन नंबर सी सस्य भूमि, ऑप्शन नंबर डी घास के मैदान। ये चारों ऑप्शन एनसीईआरटी में दोस्तों लिखे हुए थे। अब दोस्तों सवाल तो बड़ा आसान है कि इनमें से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, और ये सवाल यूपी पैट हो और चाहे आपके फर्स्ट ग्रेड हो, सवाल परीक्षा में 100% आएगा। पर जिसमें जो ऑप्शन है ना ऑप्शन नंबर सी, ये दोस्तों बहुत कम सुना है हिंदी के अंदर। अब देखो एनसीईआरटी ने रसगुल्ला इसको हिंदी में लिखा है, जबकि इंग्लिश में अगर लिख दिया ना मैंने तो आपके समझ में आ जाएगा। इसे बोलते हैं क्रॉपलैंड, क्या बोलते हैं, क्रॉपलैंड। अब मुझे बताओ ये अगर लिखा होता तो समझना आसान होता, पर जब ये दोस्तों लिखा हुआ है तो भाई साहब कंफ्यूजन वाली स्थिति है इसके और इसके अंदर। ध्यान रखिएगा अगर पूछूं आपसे कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, अरे फसल जो है उसे ही तो दोस्तों मनुष्य उगाएगा। तो ध्यान रखना जो क्रॉपलैंड है, सस्य भूमि जो है
है ये कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। और कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर एग्जाम में यही चारों ऑप्शन आपको मिल जाए तो नोट कर लेना। एक होता है इकोसिस्टम, दोस्तों वर्ड किसने दिया ध्यान रखना, ये देने वाला कौन, टेंसले। कौन, टेंसले था। एक होता है नेचुरल, क्या होता है नेचुरल दोस्तों, प्राकृतिक, जैसे वन हो गया या जैसे रेगिस्तान दोस्तों हो गया, या घास के मैदान, क्या घास के मैदान हो गए दोस्तों, या फिर आपके ध्यान रखना नदी हो गई, कुछ भी ध्यान रखना नेचुरल है। अगर पूछे आपसे एक होता है आर्टिफिशियल या फिर कृत्रिम, जो मनुष्य के द्वारा दोस्तों जिसका निर्माण होता है वो कृत्रिम होता है। जैसे दोस्तों आपके जू, क्या जू, अब देखो जू जो होता है दोस्तों मनुष्य उसको बनाता है, ध्यान ना, जू भी एक तरह से क्या है आर्टिफिशियल है, ठीक है। जू हो गया, या दोस्तों आपके सस्य भूमि, क्या हो गई, सस्य भूमि हो गई, ध्यान रखना ये कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण है। बगीचा लिखो, बगीचा दोस्तों क्या होता है, बगीचा भी ध्यान रखना दोस्तों आपके, अगर दोस्तों आपके अगर जो मछली है वो नदी के अंदर है तो ध्यान रखना दोस्तों वो तो हो गया आपके नेचुरल। अगर दोस्तों मछली को हम घर पर लेकर आए और एक्वेरियम में दोस्तों रख दिया उसको तो वो हो गया कृत्रिम, क्या वो कृत्रिम हो गया। और यहां पर घास का मैदान ऑप्शन में है तो कुछ दोस्तों महत्वपूर्ण, देखो एनसीईआरटी से एक कदम थोड़ा आगे चलना पड़ेगा। घास के मैदान सारे लिखना दोस्तों एक साथ, पंपाज घास का मैदान कमेंट बॉक्स में छापना, लानोज दोस्तों घास का मैदान ये भी छाप के बताइए, पंपाज लानोज, इसके अलावा लिखना दोस्तों पंपाज हो गया, लानोज हो गया, पुस्ताज घास का मैदान बताओ कहां पर है, इसके अलावा वेल्स घास का मैदान, ये दोस्तों आपके स्टेपीज घास का मैदान, और एक दोस्तों लिखना डाउन्स घास का मैदान। देखो अगर पूछूं आपसे कि भाई पंपाज घास का मैदान कहां पर, अर्जेंटीना, कहां पर, अर्जेंटीना में। अगर पूछे लानोज दोस्तों लिखना वेनेजुएला, क्या वेनेजुएला दोस्तों ध्यान रखिएगा। पुस्ताज अगर पूछूं तो लिखना हंगरी, का हंगरी में पुस्ताज है। वेल्स लिखना दोस्तों साउथ अफ्रीका में कौन सा है, वेल्स घास का मैदान। स्टेपीज लिखना यूक्रेन दोस्तों कौन सा, स्टेपीज घास का मैदान। और डाउन्स छापना ऑस्ट्रेलिया में कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया में छापेगा डाउन्स घास का मैदान। सारे एक साथ लिख लेना, अगर पूछे घास के मैदान तो आपके सामने स्थित है। आगे देखना, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष में प्रारंभ हुई, ये क्वेश्चन पूछा गया, बीपीएससी का सवाल है। और देखो अब कौन कौन से इससे नए सवाल बन सकते हैं, लिखना जनगणना अगर पूछूं आपसे पहली बात तो ये किस सूची का विषय, लिखना संघ सूची का विषय है जनगणना, नोट करना जनगणना किस सूची का विषय, संघ सूची का। लेकिन जनसंख्या कौन सी सूची का है, तो जनसंख्या छापिएगा ये संवर्ती सूची का, कौन सा, संवर्ती सूची का हो गया जनसंख्या। जनगणना की बात करूं आपसे पहली बार दोस्तों कब होती है, 1872 में, किसके टाइम होती है, मेयो के दोस्तों कार्यकाल में स्टार्ट होती है। पर पहली बार अगर पूछे वैज्ञानिक आधार पे या दोस्तों दशकीय आधार पर पहली बार कब हुई तो ध्यान रखना ये 1881 में होती है। और अगर पूछूं आपसे किसके कार्यकाल में होती है, रिपन के कार्यकाल में होती है। तो ध्यान रखना पहली बार 1872 मेयो के कार्यकाल में, पर दोस्तों पहली वैज्ञानिक या दशकीय ध्यान रखना 1881 रिपन के कार्यकाल में। अगर पूछे आपसे 2011 में कौन से नंबर की दोस्तों जनगणना हुई है तो बताओ कमेंट बॉक्स में 2011 में कौन से क्रम की दोस्तों इस बार जनगणना थी। और एकमात्र दोस्तों ऐसा राज्य जिसकी जनसंख्या बढ़ने की बजाय कम हुई है, नागालैंड, छाप लेना, एकमात्र राज्य जिसकी जनसंख्या बढ़ने की बजाय दोस्तों कम हुई है, ऋणात्मक लिखिए नेगेटिव दोस्तों ग्रोथ रेट वाला एकमात्र राज्य कौन सा है तो ध्यान रखिएगा वो है नागालैंड। कमेंट बॉक्स में छापना 2011 वाली कौन सी थी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, जैव मंडल में क्या क्या शामिल है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ सवाल है कि जो जैव मंडल होता है बायोस्फीयर, कौन सा, जो बायोस्फीयर होता है इसमें क्या क्या शामिल होता है, जलमंडल होता है, वायुमंडल होता है, स्थल मंडल होता है, या ऑप्शन नंबर डी सब कुछ होता है। तो देखो एक डायग्राम दोस्तों बना रहा हूं, इसे आप सभी को बनाना है, बड़ा प्यारा दोस्तों डायग्राम है, देखना ये दोस्तों क्या है, ये दोस्तों हो गया स्थल मंडल, मतलब कि जो स्थल पे दोस्तों प्राणी रहते हैं वो स्थल मंडल, ठीक है। ये दोस्तों हो गया जल मंडल, मतलब दोस्तों ध्यान रखिएगा हाइड्रोस्फीयर। ये हो गया दोस्तों लिखिएगा ये हो गया वायुमंडल, मतलब कि दोस्तों एटमॉस्फेयर, क्या एटमॉस्फेयर, ठीक है। और जहां पर दोस्तों ये तीनों मिलते हैं, इस डायग्राम को छाप के रखना, परीक्षा में आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो रेखांकित दोस्तों स्थान है
इसे क्या बोलेंगे? आप सोचो, परीक्षा में ये फोटो मिल जाए और पूछे आपसे ये रेखांकित स्थान है, इसे क्या कहा जाएगा? लिखना, इसे कहेंगे बायोस्फीयर। दोस्तों ये है रीजनिंग का क्वेश्चन। क्या रीजनिंग का क्वेश्चन है? गोले में गोला। दोस्तों लिखना, इसे कहते हैं बायोस्फीयर, या दोस्तों इसे इंग्लिश में कहते हैं हिंदी में जैव मंडल। तो अब बताओ मुझे, जैव मंडल में क्या क्या शामिल होगा? तो ध्यान रखना, स्थल मंडल भी होगा, जलमंडल भी होगा, और दोस्तों आपके वायुमंडल भी होने वाला है। तो जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, तीनों दोस्तों ध्यान रखिए, उपयुक्त सभी जो है वो जैव मंडल के अंदर शामिल होने वाले। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 8वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या है? अगर दोस्तों हमारे दिन ही उल्टे होना तो मैं कहूं नहीं, वरना ये अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम परीक्षा में छपने वाली है आपके। दिख रो, अगर पूछो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कौन सी तारीख को बनाते हैं? 21 जून को सेलिब्रेट करते हैं। अगर पूछे पहली बार दोस्तों कब, तो ध्यान रखना इस बार जनगणना 15वें नंबर की, ध्यान रखना 2011 में 15वें नंबर की दोस्तों जनगणना हुई है। अगर पूछे पहली बार अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब दोस्तों बनाया गया, छाप के बताओ। अगर पूछे 2022 में जो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस बनाया गया उसकी थीम क्या है दोस्तों? योगा फॉर ह्यूमैनिटी। क्या योगा फॉर ह्यूमैनिटी जो है वो दोस्तों इसकी थीम है, मतलब मानवता के लिए। दोस्तों ध्यान रखना, मानवता के लिए योग जो है वो ध्यान रखना इस बार की थीम है। तो अगर पूछे आपसे पहली बार, देखो 2014 में दोस्तों क्या होती है? घोषणा होती है। 15 में दोस्तों पहली बार। क्या पहली बार छापना 2015 में पहली बार बनाया गया। इस बार कौन सा हुआ? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। लिखो इस बार दोस्तों कौन से नंबर का है? 8वें नंबर का। ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है और इसकी जो थीम है वो है ऑप्शन नंबर सी, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योग। आगे देखना, निम्न में से कौन सा घटक अजैविक घटक नहीं है? अब देखो यह सवाल पिछली बार दोस्तों यूपी पैट की परीक्षा में हूबहू ऐसा ही सवाल पूछा गया था। अब सोचने वाली बात थी कि इसमें सीधा भी लिख सकता है ना कि निम्न में से कौन सा जैविक घटक नहीं है, पर दोस्तों आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि यह सवाल एनसीईआरटी में इसी फॉर्म में लिखा हुआ है। क्या एक्चुअली में एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा घटक अजैविक घटक नहीं है, थोड़ा घुमा के सवाल लिख दिया। देखो दो प्रकार के दोस्तों घटक होते हैं, एक तो बायोटिक होता है। क्या एक तो बायोटिक होता है और एक दोस्तों एबायोटिक होता है। क्या एबायोटिक होता है। एक्चुअली में दोस्तों पेपर की अगर नब्ज आपको पकड़ में आ गई ना तो पेपर की खोपड़ी में छेद निश्चित है, जो मैं आपको करके दिखाऊंगा इस बार। बायोटिक का मतलब दोस्तों जैविक घटक। क्या जैविक घटक है। अगर पूछे एबायोटिक का मतलब दोस्तों अजैविक घटक है। ध्यान रखना, जितने भी दोस्तों सजीव हैं, जितनी भी चीजें सजीव हैं वो सब दोस्तों जैविक घटक हैं, और जितनी भी चीजें दोस्तों निर्जीव हैं, वायु, हवा, ये मार्कर, ये दोस्तों बोर्ड, ये कैमरा, सब क्या है? सब दोस्तों ध्यान रखना अजैविक घटक है। तो अगर पूछूं आपसे कि जैविक घटक दोस्तों कौन होंगे? जितने भी सजीव हैं। अब सजीव में जीव जंतु भी दोस्तों आते हैं, ध्यान रखना। सजीव में पेड़ पौधे भी दोस्तों आते हैं, और सजीव में ध्यान रखना सूक्ष्म जीव जो होते हैं ये भी दोस्तों किसके अंदर आते हैं? सजीव में। तो इन तीनों को किस में रखते हैं दोस्तों? आपके जैविक घटक में। और सवाल देखो कौन सा घटक अजैविक घटक नहीं है, मतलब कौन सा है? जैविक घटक है। देखो सवाल पूछा है कौन सा अजैविक घटक नहीं है, मतलब दोस्तों कौन सा घटक जैविक घटक है। तो ध्यान रखना, जल नहीं है, मृदा दोस्तों नहीं है, वायु नहीं है। ऑप्शन नंबर डी छापना। सूक्ष्म जीव जो है ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, सूक्ष्म जीव बायोटिक है, जैविक घटक है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी। सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई? बीपीएससी की परीक्षा में आपसे सवाल पूछा गया था। अभी दोस्तों 2-4 दिन पहले परीक्षा हुई है, उसमें यह सवाल पूछा गया। और याद करो मैंने दोस्तों आपको एक सिस्टम बताया था 4-5 घटनाओं का। बीपीएससी ने 2 सवाल दोस्तों उन 4-5 घटनाओं से पूछे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ, और दोस्तों ये सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु इनको फांसी कब हुई? लिखना। वो मोहब्बत भी बड़ी कमाल की रही होगी। क्या वो मोहब्बत भी बड़ी कमाल की रही होगी जिसका रांझा भगत सिंह और जिसकी हीर आजादी रही होगी। देखो 4-5 घटनाएं एक साथ लिख लेना। 1929 दोस्तों 1928 से स्टार्ट,
1927 से 19 दोस्तों 28 में लिखिए, साइमन कमीशन जो है आपकी परीक्षा में अगर एक सवाल ना पूछे ना तो मुझसे कहना आप 1927 1928 साइमन कमीशन दोस्तों भारत कब आया, ध्यान रखना 1928 में साइमन कमीशन दोस्तों भारत आया। इसके बाद लिखिए 1929 में दोस्तों क्या हुआ, 1929 में लिखना लाहौर अधिवेशन होता है, और लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू दोस्तों। और पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में होती है, ध्यान रखना लाहौर अधिवेशन में 1929 में होती है। इसके बाद लिखिए दोस्तों 1930 की बात करूं मैं आपसे, लिखना दांडी जो यात्रा है, ध्यान रखिए दांडी मार्च 1930 में 12 मार्च 1930 को स्टार्ट होता है। और इसी के साथ लिखिए दोस्तों सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है ये भी दोस्तों ध्यान रखना इसी के साथ में स्टार्ट हो गया। इसके बाद लिखना दोस्तों 1931, कब 1931 की बात करूं मैं आपसे, लिखना अगर पूछे 1931 में मार्च 1931 लिखना दोस्तों। पहली बात तो मैं पूछूं आपसे 5 मार्च 1931 को एक समझौता होता है जिसका नाम था गांधी इरविन समझौता। बड़ी बार परीक्षा वाला पूछता है गांधी इरविन समझौता कब हुआ, 5 मार्च 1931 को हुआ। इसके बाद लिखना दोस्तों 23 मार्च 1931 को क्या हुआ, आपके दोस्तों फांसी जो है, ध्यान रखना 23 मार्च 1931 को फांसी होती है। और 1931 में दोस्तों जो कराची जो अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता सरदार दोस्तों वल्लभ भाई पटेल ने की थी, यह भी आपको ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी को काले झंडे इसी में दिखाई दिए। देखो एक घटना दोस्तों, ये 1 2 1 3 1 दोस्तों 4 1 5 और 1 6, इनका क्रम दोस्तों आपको ध्यान रखना, यही इनका सही क्रम होगा। साइमन कमीशन, लाहौर दोस्तों अधिवेशन, दांडी यात्रा, फिर दोस्तों गांधी इरविन समझौता, सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को फांसी, और ध्यान रखना कराची अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए लिखना आंसर दोस्तों क्या हो गया इसका, 23 मार्च 1931 ध्यान रखना सुखदेव भगत सिंह राजगुरु दोस्तों फांसी है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो एकदम दोस्तों करेक्ट आंसर। जीवाणु और कवक क्या है, ऑप्शन नंबर 1 उत्पादक है, ऑप्शन नंबर बी प्राथमिक उपभोक्ता है, ऑप्शन नंबर सी द्वितीयक उपभोक्ता है, ऑप्शन नंबर डी अपघटक है। देखो सवाल तो दोस्तों बड़ा आसान है, पर मुझे एक बात बताओ, ये सवाल परीक्षा में आएगा ना तो हमारे दोस्तों तोते उड़ने वाले हैं। देखो अगर बात करें जीवाणु और कवक है, कवक का मतलब दोस्तों ना फंजाई, क्या फंजाई ध्यान रखिए, और जीवाणु तो आप जानते हो बैक्टीरिया, क्या बैक्टीरिया। ये दोस्तों क्या है, सूक्ष्म जीव, क्या है सूक्ष्म जीव है। और दोस्तों ये किस भूमिका में होते हैं, डीकंपोजर की भूमिका में, किसमें, डीकंपोजर जो है दोस्तों इस भूमिका में होते हैं, मतलब दोस्तों अपघटक। ध्यान रखना अगर पूछूं आपसे ये किस दोस्तों भूमिका में होते हैं, सूक्ष्म जीव जो होते हैं, माइक्रो दोस्तों आपके जो जीव होते हैं ना ध्यान रखिए वो होते हैं डीकंपोजर, मतलब दोस्तों वो होते हैं अपघटक। आप पूछोगे उत्पादक दोस्तों क्या होता है, ध्यान रखना उत्पादक जो है लिखिए दोस्तों ये होते हैं पेड़ पौधे, क्या पेड़ पौधे छापना, ये दोस्तों होते हैं उत्पादक, क्या पेड़ पौधे छापिए उत्पादक होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता जो इनके ऊपर डिपेंड, वो दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता, मतलब शाकाहारी जो जीव है, शाकाहारी जीव दोस्तों नोट करना, ये होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। जो प्राथमिक पर डिपेंड वो दोस्तों द्वितीयक उपभोक्ता, मतलब ये कैसे होंगे, मांसाहारी जो जीव है वो होते हैं दोस्तों आपके द्वितीयक उपभोक्ता। और इन जो सबका दोस्तों निपटारा कर देगा, जो सबका निपटारा कर दे, ध्यान रखिएगा, कहते हैं ना इस मिट्टी से जन्म हुआ और इस मिट्टी में ही आपको मिलना है, बोलते हैं ना इस मिट्टी में जन्म हुआ और अंत में इस मिट्टी में मिलना है। ये मिट्टी में मिलाने वाले कौन दोस्तों, ध्यान रखिए मिट्टी में मिलाने वाले जो हैं वो हैं आपके डीकंपोजर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो गया। डीकंपोजर कौन दोस्तों, फंगाई, और बैक्टीरिया ध्यान रखिएगा डीकंपोजर है। अगर दोस्तों यहीं पर एक सवाल और पूछ ले, कवक और शैवाल इनका दोस्तों सहजीवन क्या कहलाता है, लिखना ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता दोस्तों लाइकेन क्या कहलाता है, इनका ध्यान रखिएगा, इनका सिम्बायोटिक दोस्तों रिलेशन जो है सहजीवन, ध्यान रखना लाइकेन कहलाता है। फंजाई और एल्गी इनका सहजीवन पूछूं आपसे, ध्यान रखिए लाइकेन। और लाइकेन दोस्तों कैसा पौधा है, अरे याद करो थैलोफाइट, कल परसों मैंने लिखवाया था ना, लाइकेन दोस्तों कैसा होता है, थैलोफाइट है। अगर पूछूं आपसे लाइकेन में पूछूं आपसे किसका सूचक है, वायु प्रदूषण
छापना, इसका सूचक भी कौन दोस्तों, इसका सूचक ध्यान रखिए लाइकेन है। और अगर पूछे लाइकेन से क्या बनता है, लिटमस पत्र, छाप लो, लाइकेन से बनता क्या है, लिटमस पत्र। पढ़ते हो ना, एसिड दोस्तों नीले को लाल करता है, वो लिटमस पत्र ध्यान रखना लाइकेन से बनता है, लिख लो। अगर पूछूं अम्ल, कैसे लिटमस पत्र को लिखना दोस्तों, अम्ल जो है ध्यान रखना नीले को कर देता है दोस्तों लाल, क्या नीले को लाल करता है। और क्षार दोस्तों छापना, क्षार जो है ये लाल को दोस्तों क्या करता है, लाल को नीला करता है क्षार। एक तो अनिल ध्यान रखना, अनिल दोस्तों, और एक ध्यान रखना झालानी, क्या झालानी, ठीक है। तो अनिल हो गया, अम्ल नीले को लाल, और झालानी दोस्तों लिखना झालानी लाल को नीला। अब सवाल देखो, सवाल कहां से स्टार्ट हुआ, सवाल हुआ जीवाणु कवक से। मैं आपको कहां ले गया दोस्तों, मैं ले गया आपको एसिड और किसके अंदर, बेस के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है दोस्तों। यह सवाल बीपीएससी ने आपसे पूछा है कि जो पृथ्वी की दोस्तों आंतरिक जो संरचना है उसमें जो तीन दोस्तों आपके परत होती है, एक दोस्तों तीन जो परत है ना, इन तीनों परतों में जो ये नीचे वाली दोस्तों जो आपके परत है, आंतरिक जो परत है जिसे क्रोड कहते हैं, इसमें दोस्तों कौन से तत्व होते हैं, निफे। अब उसमें पूछा है कि निफे जो है इसका मतलब क्या है दोस्तों, एन का मतलब होता है निकेल, क्या एन का मतलब निकेल, और दोस्तों एफ का मतलब है ना, एफ का मतलब जो है होता है फेरम। तो लिखना निकेल और दोस्तों फेरम, लिखना एन आई का मतलब दोस्तों, एन आई का मतलब हो गया निकल, और एफ ई दोस्तों लिखना इसका मतलब हो गया फेरस, क्या लोहा, ठीक है। निकेल और फेरस ध्यान रखिए इसमें होता है। इसके अलावा इसमें होता है दोस्तों सीमा, क्या होता है सीमा, अगर पूछिए लिखना सीमा दोस्तों, पूछूं मैं आपसे सियाल, और लिखना दोस्तों आपके सीमा का मतलब क्या लिखना, पहले वाले में क्या होता है दोस्तों, पहले वाले में होता है लिखना आपके, फर्स्ट वाले में कौन सा है कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ, पहले वाले में दोस्तों कौन सा होता है, इसमें होता है सिलिकॉन और दोस्तों एल्यूमिनियम, लिखिए सिलिकॉन और एल्यूमिनियम होता है। इसमें सिलिकॉन और दोस्तों लिखना मैग्नीशियम, कौन सा मैग्नीशियम होता है, और इसमें निकेल और दोस्तों फेरस होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है यहां पर, ठीक है। सियाल, सीमा, निफे, तीनों क्रम ध्यान रखना, सियाल, सीमा और निफे, सिलिकॉन एल्यूमिनियम शुरुआत वाले में, मध्य वाले में सिलिकॉन मैग्नीशियम, और आंतरिक में छापना निकेल और दोस्तों फेरम जो है आंतरिक के अंदर। वायुमंडल में ऑक्सीजन का, अरे क्या दोस्तों लिखना, गजब का सवाल, और एक बार एनसीईआरटी के लिए जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों, क्या बढ़िया सवाल लिखा है। सवाल पढ़ो और इसका आंसर दो। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रयोग निम्न में से किस क्रिया में नहीं होता, ये सवाल देखो दोस्तों। अब सोचो, ऐसा सवाल आप किसी परीक्षा में पाओगे तो किसी भी दोस्तों, किसी भी कोचिंग में पढ़ लेना, किसी भी बुक को उठा लेना, इस प्रकार सवाल दोस्तों बना नहीं पाएगा। सवाल आपके सामने, जंतुओं में श्वसन दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण, दहन और पादपों में श्वसन। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रयोग निम्न में से किस क्रिया में नहीं होता है। लल्लन टॉप सवाल। और याद करो दोस्तों, मैंने आपसे एक बात कही थी, श्वसन कोई भी हो, क्या श्वसन दोस्तों कोई भी हो, चाहे जंतु के अंदर हो और चाहे दोस्तों पादप में हो, श्वसन में ध्यान रखना ऑक्सीजन दोस्तों इसी को लेंगे। चाहे जंतु दोस्तों श्वसन करेगा तो भी ऑक्सीजन लेगा, और पादप करेगा दोस्तों लेना ये भी ऑक्सीजन ही लेगा। चाहे श्वसन दोस्तों जंतु का हो चाहे दोस्तों पादप का हो, दोनों में ध्यान रखिएगा, दोनों में ऑक्सीजन ध्यान रखना दोस्तों, दोनों में ऑक्सीजन का उपयोग होने वाला है। प्रकाश संश्लेषण दोस्तों जो होता है, प्रकाश संश्लेषण, मुझे बताओ किसी भी चीज को जलाना है तो दहन में दोस्तों ऑक्सीजन चाहिए, लिखना दहन में दोस्तों क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। किसी भी चीज को जलाना है तो लिखना ऑक्सीजन चाहिए, किसी भी चीज को तो भुजाना है तो लिखना इसमें चाहिए CO2, क्या चाहिए CO2 चाहिए किसी भी चीज को भुजाने में। प्रकाश संश्लेषण दोस्तों जो क्रिया है, फोटोसिंथेसिस, ध्यान करना, ये दोस्तों आपके पौधा हो गया, और ये पौधा है दोस्तों यहां पर हो गया सूरज, क्या यहां पर हो गया सूरज। हमने दोस्तों वायुमंडल से ली CO2 गैस, कौन सी CO2, और दोस्तों एक आ गया जल, इन दोनों के मिलने से बन गया दोस्तों भोजन C6H12O6, इसे दोस्तों ग्लूकोज भी कहते हैं, ध्यान रखना, ये बन गया दोस्तों भोजन। और
साथ में एक गैस दोस्तों बाहर निकल गई। ये किस गैस का निष्कासन हो गया? O2 गैस का निष्कासन हो गया। और इसी O2 गैस को जंतु दोस्तों किस रूप में लेते हैं? श्वसन के रूप में इसका उपयोग करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में ध्यान रखना, फोटोसिंथेसिस में CO2 और दोस्तों H2O का प्रयोग होगा और इससे क्या बनेगा दोस्तों? आपके भोजन और ऑक्सीजन का निर्माण होने वाला है। ठीक है, तो नोट करना, जो प्रकाश संश्लेषण है इसमें ऑक्सीजन का प्रयोग दोस्तों नहीं होगा। इसमें कौन सी गैस का प्रयोग होगा? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस का प्रयोग इसमें होने वाला है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लल्लन टॉप क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। श्वसन दोस्तों जंतु में हो चाहे पादप में हो, दोनों में ध्यान रखना ऑक्सीजन का प्रयोग होने वाला है। और दहन दोस्तों ध्यान रखना, इसमें भी ऑक्सीजन का प्रयोग जरूरी है। दहन के अंदर प्रकाश संश्लेषण दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर है, प्रकाश संश्लेषण। अगर मैं पूछूं आपसे पेड़ पौधों में, देखो भोजन जो है, इस भोजन का दोस्तों अगर पूछे आपसे इस भोजन का जो कलेक्शन होता है वो पेड़ पौधों में किस रूप में होता है? लिखना पेड़ पौधों में, लिखना दोस्तों पेड़ पौधों में होता है स्टार्च। किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में। और जंतुओं में छापना दोस्तों, जंतुओं में होता है ग्लाइकोजन। किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। यह भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलो, अगला क्वेश्चन। किस जीवाणु का प्रयोग फलीदार पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में किया जाता है? लिखो, अगर पूछे एंटोफिक्सेशन है, इसमें दोस्तों किस जीवाणु का प्रयोग करते हैं? राइजोबियम जीवाणु। लिखना राइजोबियम दोस्तों जो बैक्टीरिया होता है इसका प्रयोग ध्यान रखना किसमें होता है? एंटोफिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर नाइट्रोजन स्थिरीकरण में होता है। नोट कर लेना, किसमें? एंटोफिक्सेशन में राइजोबियम बैक्टीरिया। CFC की फुल फॉर्म क्या है? ये आपके NCERT में लिखिए, इसीलिए दोस्तों मैंने आपको लिख दिया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। लिखना क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है ये CFC की दोस्तों फुल फॉर्म क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं फ्रियोन। किसमें यूज होता है इसका? शीतलक के दोस्तों रूप में, कूलेंट के रूप में। ध्यान रखना इसका प्रयोग होता है AC में हो गया, फ्रिज में हो गया, यहां पर दोस्तों इसका प्रयोग होता है। और इसके कारण कौन सी समस्या का दोस्तों जन्म हुआ है? ओजोन परत का दोस्तों ध्यान रखना, इसमें जो छिद्र हुआ है, जो इसका जो क्षरण हुआ है, ओजोन परत का डिप्लेशन जो हुआ है वो इसी के कारण दोस्तों जन्म हुआ है। तो नोट कर लेना क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्रथम बौद्ध महासभा कहां आयोजित हुई? BPSC की परीक्षा में सवाल पूछा गया, बताओ आंसर। राजगृह में हुई, अमरावती में हुई, कनकनहल्ली में हुई या पाटलिपुत्र में? चारों के नाम लिख लो। अगर पूछे पहली वाली कहां हुई? राजगृह का, राजगृह में हुई। सेकंड वाली दोस्तों लिखना वैशाली के अंदर सेकंड होती है। तीसरी छापना पाटलिपुत्र दोस्तों, पाटलिपुत्र में थर्ड होती है। और चौथी दोस्तों लिखना, चौथी जो है वो कुंडलवन कश्मीर का, कुंडलवन कश्मीर में छापना चौथी होती है। इन चारों का दोस्तों नाम ध्यान रखिए, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। इन चारों में दोस्तों पूछे आपसे बौद्ध संगति कहां हुई? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया राजगृह। अगला, किसी खेत में, अब देखो फिर सवाल NCERT है बाबा, मजाक थोड़ी है दोस्तों, ये NCERT है। सवाल देख के नहीं तुम्हें गोल गोल घुमा देगी सवाल। देखो, किसी खेत में नियोजित कार्यक्रम के अनुसार फसलों को बदल बदल कर बोना क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर 1 मिश्रित फसल, ऑप्शन नंबर बी मिश्रित कृषि, ऑप्शन नंबर सी फसल चक्र, ऑप्शन नंबर डी अंतरा फसल। गई भैंस पानी में। देखो सुनो मेरी बात को दोस्तों, अगर मैं पूछूं आपसे, देखो दो चीजें होती है, एक होती है दोस्तों मिश्रित, दिखना मिश्रित कृषि। अरे इस कंसेप्ट को समझना आज दोस्तों। एक होता है ध्यान रखना फसल चक्र। क्या होता है? फसल चक्र। इन दोनों बातों को आपको समझना है, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन दोस्तों, मिश्रित कृषि को इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स एग्रीकल्चर। क्या बोलते हैं? मिक्स एग्रीकल्चर। और इसे दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। क्या बोलते हैं? क्रॉप रोटेशन। मतलब दोस्तों एक ही खेत में बार बार दोस्तों, इस बार मैंने गेहूं बो दिया, अगली बार दोस्तों दाल बो दी, फिर मैंने दोस्तों आपके बाजरा बो दिया। इस प्रकार दोस्तों अलग अलग फसल को मैं हर बार दोस्तों पलट पलट के बोता हूं, तो ध्यान रखना वो कहलाता है फसल चक्र। लिखना दोस्तों फसल चक्र में क्या होता है? फसलों को बदल बदल के, क्या फसलों को
बदल बदल के दोस्तों जो बोना होता है, ध्यान रखिएगा, बदल बदल के जो बोना होता है इसे बोलते हैं दोस्तों आपके फसल चक्र। अगर फसल के साथ में, खेती के साथ दोस्तों पशुपालन भी होता है, मछली पालन भी होता है, ये दोस्तों ध्यान रखना, ये कहलाता दोस्तों आपके ध्यान रखना मिश्रित कृषि। लिखो, अगर दोस्तों फसल के साथ में अगर किसान दोस्तों पशुपालन भी करता है या दोस्तों वो मछली पालन करता है, ये दोस्तों अगर वो करता है तो ध्यान रखना वो कहलाता है दोस्तों मिक्स एग्रीकल्चर। तो आज के बाद ध्यान रखिएगा, अगर दोस्तों फसल के साथ में पशुपालन या फिर मछली पालन करेगा तो वो कहलाएगा मिश्रित कृषि, और फसलों को बदल बदल के दोस्तों बोएगा तो ध्यान रखिएगा वो कहलाएगा क्रॉप रोटेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर, किसी खेत में नियोजित कार्यक्रम के अनुसार फसलों को बदल बदल कर दोस्तों बोना क्या कहलाता है, लिखना ऑप्शन नंबर सी जो है फसल चक्र दोस्तों कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी क्रॉप रोटेशन कहलाता है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा किसके बीच में, इंडिया और पाकिस्तान। छापना, इंडिया पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा। इंदिरा पॉइंट की दोस्तों बात करूं मैं आपसे, लिखना हमारा जो सुदूर दक्षिण जो पॉइंट है, सुदूर दक्षिण पॉइंट, वो कहलाता दोस्तों आपके इंदिरा पॉइंट। पूछूं आपसे कहां पर, अंडमान जो निकोबार है, इसमें दोस्तों जो ग्रेट निकोबार है ना, इसका जो सबसे अंतिम पॉइंट, देखो मैं आपको एक फोटो में दिखाऊं दोस्तों, ये हो गया हमारा इंडिया का, ये इंडिया दोस्तों साउथ इंडिया हो गया, यहां पर दोस्तों ये अंडमान निकोबार, देखो इस अंडमान निकोबार में ये दोस्तों हो गया ग्रेट निकोबार, मतलब सबसे लास्ट वाला दोस्तों जो आपके आइलैंड है वो ग्रेट निकोबार। इसमें तो ये दोस्तों सबसे अंतिम जो पॉइंट है ना वो है इंदिरा पॉइंट। कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, ध्यान रखिए सबसे अंतिम दोस्तों पॉइंट है। इस इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में छाप देना। इंदिरा पॉइंट को दूसरा दोस्तों अन्य नाम इसका क्या है, किस नाम से इसको जानते हैं, कमेंट बॉक्स में छापेगा। आगे देखो, डूरंड दोस्तों रेखा या मैकमोहन, लिखना मैकमोहन जो रेखा है दोस्तों ये है इंडिया और चाइना किसके बीच में, भारत और चाइना के बीच में, छापना मैकमोहन रेखा, ऑप्शन नंबर डी। अगर पूछे आपसे इंडिया चाइना बाउंड्री दोस्तों लिखना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC, और इंडिया पाकिस्तान छापना लाइन ऑफ कंट्रोल दोस्तों LOC। तो LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, क्या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC इंडिया चाइना के बीच में, और लाइन ऑफ दोस्तों कंट्रोल पूछूं आपसे, ये इंडिया पाकिस्तान के बीच में ये रेड क्लिफ दोस्तों रेखा। इंडिया पाकिस्तान के बीच में कितने राज्य दोस्तों लिखना, 3 राज्य सीमा बनाते हैं, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोस्तों ये भी इसमें सीमा बनाते हैं, पर ये राज्य के रूप में नहीं आते। आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो गया। आगे चलिए दोस्तों, वायुमंडल में आयतन के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, लिखो इसे कहते हैं पसीना छुड़ाने वाला प्रश्न। लिखिए पसीना छुड़ाने वाला प्रश्न, एनसीईआरटी का सवाल। अगर दोस्तों ऐसी 4-5 क्लासें साइंस की हो गई ना एनसीईआरटी के, मैं आपको हूबहू सवाल छपे हुए दिखाऊंगा भविष्य की परीक्षाओं के अंदर। अब ये सवाल दोस्तों जब परीक्षा में आएगा ना, डूरंड दोस्तों रेखा जो है वो अफगानिस्तान के साथ, किसके, अफगानिस्तान के साथ में। अब बताओ ये सवाल दोस्तों घुमाने वाला सवाल हुआ कि नहीं हुआ। सबको पता है दोस्तों कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है, पर ऑप्शन देखो 0.03%, 0.003%, 0.0003%, 0.3%। ये एनसीईआरटी में हूबहू ऐसा ही सवाल लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में देखो, वायुमंडल में सबसे अधिक दोस्तों कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन होती है। लिखना नाइट्रोजन पहले नंबर पर, 78% नाइट्रोजन। ऑक्सीजन की बात को लिखना 21% दोस्तों ऑक्सीजन। अगर पूछे आपसे CO2 जो गैस, लिखना CO2 दोस्तों जो गैस है वो लिखना वो 0.03% होती है। लिखना CO2 गैस कितनी होती है, 0.03। जिसका आता था ना उसका भी गलत करवा दे वो एनसीईआरटी। देखो 0.03% दोस्तों छापना, CO2 गैस जो है वो वायुमंडल में होती है। आगे देखिए अगला दोस्तों क्वेश्चन है, करेबा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है। बीपी
यूपीएससी में सवाल आपसे पूछा गया, करेवा दोस्तों केसर के लिए, आम के लिए, अंगूर के लिए, केला के लिए, किसके लिए दोस्तों करेवा प्रसिद्ध? लिखना करेवा दोस्तों ये जम्मू कश्मीर, कहां मिलता है? जम्मू कश्मीर। और मुझे बताओ कश्मीर जो है दोस्तों, कश्मीर के पास में किस चीज का जीआई टैग? याद करो दोस्तों, कश्मीर के पास में केसर का दोस्तों क्या है? जीआई टैग है। केसर को ही ध्यान रखना, जाफरान क्या बोलते हैं? केसर को दोस्तों लिखना जाफरान भी केसर को ही कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए लिखना करेवा दोस्तों किसके लिए? केसर के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट दोस्तों करेवा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। अम्लीय वर्षा में कौन से दो अम्ल दोस्तों शामिल है? एनसीईआरटी में सवाल पूछा गया, इसका आंसर लिखना दोस्तों, एक तो होता है H2SO4, एक दोस्तों लिखना एक होता है HNO3। लिखिए H2SO4 HNO3 सल्फ्यूरिक दोस्तों अम्ल, क्या सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। एक दोस्तों छापना आप सभी, एक हो गया नाइट्रिक अम्ल, क्या हो गया? नाइट्रिक दोस्तों अम्ल हो गया। और इमारतों का दोस्तों कुष्ठ रोग छापना, इसी को बोलते हैं इमारतों का कुष्ठ रोग। ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अगर पूछो ताजमहल किससे प्रभावित है? लिखना दोस्तों ताजमहल जो है इसका जो रंग दोस्तों खराब हुआ है ना, ये ताजमहल का जो रंग है वो एसिड रेन के कारण खराब हुआ, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना। आगे अगर पूछे आपसे कि दोस्तों कृत्रिम जो वर्षा है, कृत्रिम जो वर्षा है, आर्टिफिशियल जो रेन है, इसका दोस्तों कारण क्या है? लिखो आर्टिफिशियल रेन का कारण लिखना AgI सिल्वर आयोडाइड। लिखिए सिल्वर आयोडाइड दोस्तों, अगर आपने कभी दोस्तों वो देखा है टिप टिप बरसा पानी, टिप टिप बरसा पानी दोस्तों फिल्म देखी है आपने? उसमें बारिश दोस्तों होती है। क्या आपकी खोपड़ी में सवाल नहीं आया कि सर ये बारिश में सूट कैसे कर लेते हैं, इन्हें कैसे पता बारिश होगी? अरे बाबा सब साइंस का चक्कर का, सब साइंस का चक्कर है दोस्तों। अम्लीय वर्षा ये लिखना H2SO4 HNO3। कृत्रिम वर्षा लिखना दोस्तों आपके यह है सिल्वर आयोडाइड, ध्यान रखिएगा। आगे भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में दोस्तों अग्रणी है? लिखना अरे थोरियम मैंने आपको दोस्तों पढ़ाया था कि थोरियम जो है वो दोस्तों केरल जो है, इस केरल की दोस्तों मिट्टी में पाया जाता है और इस मिट्टी को बोलते हैं मोनोजाइट। याद करो मोनोजाइट दोस्तों जो मृदा है इसमें कौन सा दोस्तों थोरियम एलिमेंट जो है वो पाया जाता है? तो देखना कहां पर थोरियम सबसे अधिक दोस्तों, ऑप्शन नंबर एक बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश या केरल। तो लिखना ऑप्शन नंबर डी दोस्तों केरल जो है करेक्ट आंसर है। थोरियम पूछूं आपसे लिखना मोनोजाइट मृदा, और लिखिए दोस्तों इस मोनोजाइट मृदा में कौन सा थोरियम जो है पाया जाता है। अगर आपसे सवाल पूछे कि भाई साहब बताओ मुझे दोस्तों रैगूर क्या है, बताओ रैगूर क्या है, कमेंट बॉक्स में छाप के बताना रैगूर दोस्तों क्या है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से पौधों को मृदा से कौन सा पोषक तत्व प्राप्त होता है? अब सवाल दोस्तों आसान है, क्या इजी सवाल है, पर जब ये ऑप्शन आप देखोगे ना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन और दोस्तों आपके लिखना हाइड्रोजन, इन चारों में दोस्तों कंफ्यूजन हो जाएगा कि पौधों को कौन सा दोस्तों तत्व जो है वो मिट्टी से मिलता है। देखो ऑप्शन एक ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी नाइट कार्बन, ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। तो सवाल को क्लियर करना बड़ा जरूरी है। यूपी पैट में सीधा सवाल पूछ लेगा, ऑप्शन भी चेंज नहीं करेगा, महादेव की सौगंध यही ऑप्शन डाल देगा सीधा सीधा। बताओ मुझे अगर पूछे आपसे जो पौधे हैं दोस्तों, ये पौधे मृदा से दोस्तों मैं पूछूं आपसे, पौधे ध्यान रखना मृदा से सबसे जरूरी चीज दोस्तों ध्यान रखिए। अगर पूछूं मैं पौधे अपने मुख्य पोषक तत्व कहां से प्राप्त करते हैं? लिखना दोस्तों वो प्राप्त करते हैं मिट्टी से। लिखिए पौधे अपना दोस्तों जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं वो प्राप्त करते हैं मिट्टी से। और कौन कौन से? NPK। लिखो पौधे के अगर पूछे आपसे मुख्य पोषक तत्व पौधे के कौन से होते हैं? NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। ध्यान रखना पौधे में तीन दोस्तों मुख्य पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन होता है, पोटास होता है, फास्फोरस होता है। तो अगर मैं पूछूं आपसे मृदा से क्या लेगा? ऑक्सीजन दोस्तों ये तो वायुमंडल में, हाइड्रोजन दोस्तों इसकी जरूरत नहीं है, कार्बन दोस्तों जरूरत नहीं है, नाइट्रोजन लिखिएगा ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन जो है धनना नाइट्रोजन दोस्तों। अगर पूछे आपसे निम्न में से पौधों को मृदा से कौन से पोषक तत्व दोस्तों प्राप्त होंगे, ध्यान रखना नाइट्रोजन छाप के रखना, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर दोस्तों आपके नाइट्रोजन। ठीक है, गरजने वाली
चालीसा, कुद्र 50, चीखने वाला 60 पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती हैं? बीपीएससी ने सवाल पूछा आपसे पीटी परीक्षा में कि दोस्तों गरजता 40, कुद्र 50 और चीखता 60 ये पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? ऑप्शन नंबर 1 दक्षिणी गोलार्ध में, ऑप्शन नंबर बी पूर्वी गोलार्ध में, ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी में, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में। देखो ये दोस्तों हमारी पृथ्वी है और इसमें ये दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध है और इसमें ये 40 डिग्री साउथ दोस्तों, ये 50 डिग्री साउथ और ये दोस्तों 60 डिग्री साउथ है। यहां पर चलने वाली जो पछुआ पवन है ना दोस्तों, इन दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली जो पछुआ पवन है इन्हें दोस्तों ध्यान रखिएगा। 40 डिग्री पे बोलते हैं गरजता 40, 50 पे बोलते हैं कुद्र 50 और 60 पे बोलते हैं चीखता 60। तो लिखिए दोस्तों साउथ गोलार्ध जो साउथ हेमिस्फीयर है, सदर्न हेमिस्फीयर ध्यान रखना, दक्षिणी गोलार्ध में इन पवनों का नाम दोस्तों 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री पे ध्यान रखिए, ये दोस्तों इन पवनों का नाम है। आगे देखना, निम्न में से खरीफ की फसल है। ये सवाल कभी आपने सोचा नहीं दोस्तों ये सवाल क्यों परीक्षा में पूछता है, और अधिकांश जगह ऑप्शन भी यही होते हैं, गेहूं, चना, मटर, सोयाबीन। अभी दोस्तों पीटीआई की परीक्षा में सवाल पूछा गया अभी कुछ दिनों पहले, उससे पहले यूपी पीसीएस वाली परीक्षा में सवाल आया। ऑप्शन चेक कर लेना घर जाके, यही चारों ऑप्शन परीक्षा में पूछा गया। क्यों दोस्तों? एक्चुअली में दोस्तों ध्यान रखना, साउथ हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर नहीं, साउथ हेमिस्फीयर में होता है 40, 50, 60 है ना। ठीक है, अब देखो अभी एनपीके का रेशो बताऊंगा। अरे रुक जा, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, चुपचाप सुन ले। देखो कौन सी खरीफ की फसल है, आप तो ये चेक कर लो रबी की फसल दोस्तों कौन कौन सी होती है। मैंने आपको ट्रिक दोस्तों लिखवाया था, याद करो कि नाई हूटर बजते ही, क्या नाई दोस्तों हूटर बजते ही जोश में क्या लाया, जोश में दोस्तों क्या लाया, आलू लेकर आया। ये आपको ध्यान रखना है। ना से बना दोस्तों चना, क्या बना, चना बना। ई से बना दोस्तों राई, हूं से बना लिखिए गेहूं, टर से बना दोस्तों मटर, क्या बना, मटर बना। जो से बना दोस्तों जो, ध्यान रखना। सै से बना सरसों और दोस्तों आलू से बन गया आलू। तो अगर पूछूं आपसे चना, राई, गेहूं, मटर, जौ, सरसों, आलू, ये सब कैसी फसल है? रबी की दोस्तों फसल है। तो देखना पूछे खरीफ की कौन सी है, गेहूं रबी की, चना रबी की, मटर दोस्तों रबी की, सोयाबीन ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर। तो सोयाबीन जो है ये आपके खरीफ की फसल है। अगर आपसे पूछ ले बताओ मुझे कि दोस्तों कि खरीफ की फसल जो है वो सर्दी में होती है बारिश में होती है, लिखना खरीफ की फसल दोस्तों ये मानसून, किसमें होती है, मानसून में, या दोस्तों बारिश जो है वर्षा में होने वाली फसल कौन सी है, खरीफ की। और पूछूं आपसे शीत ऋतु दोस्तों विंटर में कौन सी होती है, लिखना विंटर में होती है आपके रबी की फसल। ये वाला सवाल घुमा के ऐसे पूछ सकता है निम्न में से कौन सी फसल बारिश में होती है। ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों रबी की फसल, ऑप्शन नंबर बी खरीफ की फसल, ऑप्शन नंबर सी जायद, ऑप्शन नंबर डी ए और सी दोनों। तो ध्यान रखना खरीफ की फसल मानसून की फसल है, और दोस्तों शीत ऋतु में कौन सी फसल है, रबी की फसल, ध्यान है ना ठंड के अंदर होती है। आगे देखना भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है, यह बीपीएससी ने सवाल पूछा है। राष्ट्रपति में आपसे बोल चुका हूं, राष्ट्रपति आपकी परीक्षा में सवाल बनने वाला है। देखो अगर बात करें सवाल पर बाद में आएंगे, पहली मेरी बात सुनो। आर्टिकल 52 भारत का दोस्तों एक राष्ट्रपति होने वाला है। ऑप्शन दे देखिए आर्टिकल 53 दोस्तों संघ की कार्यपालिका शक्ति आर्टिकल 53 में। 54 दोस्तों निर्वाचक मंडल, और निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होंगे, अरे दोस्तों एमपी और एमएलए, लेकिन दोनों की दोनों ध्यान रखना इलेक्टेड होने चाहिए। अपनी खोपड़ी में बैठा लो कि राष्ट्रपति का सवाल परीक्षा में आएगा। अब कौन सा पूछेगा ये परीक्षा वाले पर डिपेंड करने वाला है। देखो आर्टिकल 54 दोस्तों एमपी एमएलए जो है इलेक्टेड होंगे, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 55 पूछूं आपसे निर्वाचन की विधि क्या होगी दोस्तों, एकल संक्रमणीय, लिखना मत पद्धति जो है सिंगल ट्रांसफरेबल दोस्तों बोर्ड जो सिस्टम है वो होगी निर्वाचन की पद्धति। आर्टिकल 56 में कार्यकाल दोस्तों लिखा हुआ है जो कि 5 वर्ष होता है। आर्टिकल 57 में लिखा हुआ है री इलेक्ट होगा कि नहीं होगा। तो ध्यान
ध्यान रखना री इलेक्ट हो सकता है। और अगर पूछूं आपसे कितनी बार हो सकता है, जितनी बार दोस्तों जनता चाहेगी उतनी बार हो सकता है, लिखना जितनी बार चाहे, नो लिमिट, लिखिए नो लिमिट दोस्तों री इलेक्शन के ऊपर। तो 2 बार गलत दोस्तों, अमेरिका में होता है 2 बार, है ना, अमेरिका में दोस्तों मैक्सिमम कितनी बार, 2 बार, 3 बार गलत, कितनी भी बार दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है, कितनी भी बार दोस्तों आपके इलेक्ट हमारा राष्ट्रपति हो सकता है। पौधों के लिए आवश्यक मुख्य पोषक तत्व कौन सा नहीं है, मैंने आपसे कहा था ना, रुख रख रख हौसला वो मंजर भी आएगा। एनपीके के अनुपात देखिए, मैंने आपसे कहा 3 दोस्तों पोषक तत्व जो है, 3 न्यूट्रिशन जो है ये मुख्य होते हैं, ध्यान रखना। एक होता है नाइट्रोजन, क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। एक दोस्तों होता है फास्फोरस, क्या होता है, फास्फोरस होता है। एक दोस्तों लिखना, एक होता है पोटास, क्या होता है, पोटास। एनपीके 1:2:4 ध्यान सबके, 4:2:1 जो है लिखिए 4:2:1 दोस्तों ये होता है, ध्यान रखना एनपीके अनुपात, ये भी आपको ध्यान रखना 4:2:1। तो नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटास होता है, कार्बन दोस्तों ध्यान रखिए मुख्य पोषक तत्व दोस्तों कार्बन जो है नहीं होता, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास होता है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसमें नहीं होगा। आगे देखिए, बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने दोस्तों किया, अगर पूछूं आपसे, मोतीलाल नेहरू ने किया, जेबी कृपलानी ने किया, जवाहरलाल नेहरू ने किया, वल्लभ भाई पटेल। ये वही दोस्तों आपके सत्याग्रह जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली, लिखना ये वही है दोस्तों जिसमें सरदार की उपाधि वहां की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी। तो ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखना, वल्लभ भाई पटेल दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर पूछे आपसे आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर डी। मोतीलाल नेहरू ने कौन सी रिपोर्ट पेश की है, नेहरू रिपोर्ट छापना पेश की दोस्तों 1928 में छापी है, मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश की है। अगर पूछूं आपसे जवाहरलाल नेहरू दोस्तों लिखना आप सभी 1929 छापना, जवाहरलाल नेहरू दोस्तों आपके जो लाहौर जो अधिवेशन था इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई, ऑप्शन नंबर डी हो गया, वल्लभ भाई पटेल करेक्ट आंसर है। आगे देखना, वायु की गति का मापन किससे किया जाता है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में दोस्तों ऐसे क्वेश्चन होते हैं, पहले तो एबेसेदे वाले क्वेश्चन होते हैं, फिर दोस्तों 10 एक वर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं जिन्हें बोलते हैं अति लघुतरात्मक क्वेश्चन, है ना। उसमें यह सवाल दिया हुआ है कि वायु की गति का मापन किससे किया जाता है, वहां तो एक ही ऑप्शन लिखा हुआ है दोस्तों, पर मैंने आपके सामने 4 ऑप्शन लिख दिए। इस राज आर्यन को भाई शांति दो, है ना। हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, एनीमोमीटर, अल्टीमीटर दोस्तों एक्चुअली में क्या है, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें केवल और केवल वो सवाल पढ़ने हैं जो कोई ना कर सके, है ना। कई ऐसे दोस्तों होते हैं जो कोई ना कर सके साइंस का वो सवाल कि अंडवाहिनी में कौन सा दोस्तों आपके दोस्तों हार्मोन रिलीज होगा, उन्हें वो सवाल करने हैं कि अंडवाहिनी और शुक्रवाहिनी को आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा। वो चाहते हैं ऐसा सवाल निकाल के लाए कुमार गौरव जो भाई साहब कोई ना कर सके, वो मैं करके दिखाऊंगा। तो प्रभु ज्ञान कहीं और लो, सिलेक्शन यहां से ले लो, है ना। जो महत्वपूर्ण बातें वो सीख लो, एनसीईआरटी के सवाल करा रहा हूं, जो महत्वपूर्ण बातें मैं अपनी तरफ से करा रहा हूं, बाकी आप अपने अनुसार है, यूट्यूब आपके फ्री है, जहां भी आप देखना चाहो वहां देख लो, पर यहां पर 1 सेकंड भी अपनी खराब मत करना अगर आपको लगता है कि ये क्लास महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि ये नाम अगर आपकी इसकी इज्जत करते हो ना तो यहां चुपचाप बैठ के पढ़ लेना, ठीक है। वायु की गति दोस्तों मापने वाला हाइग्रोमीटर, और आपको लगे कि ये सवाल एनसीईआरटी में नहीं है तो बाजार जाके दोस्तों खरीद के लिया ना 9-10 की एनसीईआरटी, उसमें चेक कर लेना कि ये सवाल है या नहीं एनसीईआरटी के अंदर। हाइग्रोमीटर लिखना दोस्तों, आर्द्रता जो है ह्यूमिडिटी छापना, ये हाइग्रोमीटर है आर्द्रता वाला, ठीक है। अगर पूछूं आपसे बैरोमीटर दोस्तों, पूछूं आपसे लिखना, जो बैरोमीटर है दोस्तों ये अगर पूछे ये नापता है दाब, किसको, दाब को। एनीमोमीटर दोस्तों लिखिएगा, ये नापता है दोस्तों वायु की जो गति होती है ना, इसको ध्यान रखना, हवा की गति को नापने वाला कौन है, एनीमोमीटर। अल्टीमीटर छापना दोस्तों, ऊंचाई को जो नापने वाला होता है ना, ऊंचाई को नापने वाला है अल्टीमीटर। तो आंसर हो गया इसका एनीमोमीटर दोस्तों लिखना, वायु की जो गति होती है इसे नापने वाला हो गया एनीमोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। अगला, इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट
कैबिनेट मिशन का एक मेंबर नहीं है। देखो आज तक दोस्तों हम कैबिनेट जो मिशन है ना उसकी तारीख नोट कर लेते हैं कि कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, पर कल दोस्तों मैंने आपको जरूर नोट करवाया था, मुझे याद है कल मैंने आपको जरूर दोस्तों नोट करवाया था कैबिनेट मिशन के बारे में कुछ दोस्तों महत्वपूर्ण बातें। देखो अब सुनना, कैबिनेट जो मिशन है 1946 में दोस्तों आपके भारत आया, और अगर पूछे कितने इसमें मेंबर, 3 दोस्तों इसमें मेंबर थे। कौन कौन थे लिखना, 3 मेंबर दोस्तों छापना। एक तो पैंथिक लॉरेंस, कौन पैंथिक दोस्तों लॉरेंस था जो कि इसका हेड था। इसके अलावा स्टेफोर्ड दोस्तों क्रिप्स जो है ये भी इसमें शामिल था, और इसके साथ दोस्तों एक व्यक्ति इसमें था अलेक्जेंडर, कौन अलेक्जेंडर जो था ये भी इसमें शामिल था। देखो अलेक्जेंडर शामिल इसमें, पैंथिक लॉरेंस शामिल इसमें, स्टेफोर्ड क्रिप्स शामिल इसमें, रैमजे मैकडोनाल्ड दोस्तों ये इसमें शामिल नहीं है। रैमजे मैकडोनाल्ड ने लिखना सांप्रदायिक पंचांग दोस्तों जारी किया, कब, सांप्रदायिक पंचांग 1932 के अंदर जारी करने वाला कौन, तो ध्यान रखिए रैमजे मैकडोनाल्ड। तो आंसर हो गया इसका ऑप्शन 1 दोस्तों, इसका आंसर हो गया। अगर पूछे कैबिनेट मिशन का हेड कौन, पैंथिक लॉरेंस हो, तो छापना ये कैबिनेट मिशन का हेड था। और अगर पूछे कितनी दोस्तों जनसंख्या, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट किसने डिसाइड की, दोस्तों कैबिनेट मिशन ने डिसाइड की, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे देखो ध्वनि की मापन इकाई दोस्तों क्या है, डॉप्शन है, डेसिबल है, एम्पियर है, ओम है। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ सवाल आपके सामने। डॉप्शन की बात करूं मैं, लिखना डॉप्शन दोस्तों किसकी इकाई लिखना, आपके जो ओजोन जो है दोस्तों, इस ओजोन की सांद्रता जो है लिखना ये किसमें नापते हैं, डॉप्शन, किसमें नापते हैं, डॉप्शन में नापते हैं। अगर पूछो डेसिबल दोस्तों लिखिए, ध्वनि की जो इकाई है वो ध्यान डेसिबल है। एम्पियर दोस्तों लिखना, एम्पियर जो है ध्यान ये आपके दोस्तों एम्पियर जो है धारा, किसकी, करंट की जो इकाई लिखना, करंट की दोस्तों इकाई जो है एम्पियर है। और ओम छापना रेजिस्टेंस दोस्तों, प्रतिरोध की जो इकाई है वो ओम है। एनसीईआरटी में दोस्तों जो मुख्य बिंदु है ना, उस मुख्य बिंदु में एक अंतिम दोस्तों बिंदु लिखा हुआ है, और वो लिखा हुआ है WHO के अनुसार 45 डेसिबल श्रव्य ध्वनि का हिस्सा है। लिखना ये दोस्तों एनसीईआरटी ने लिखा है, अपने मुख्य बिंदु में देखना अंतिम बिंदु, क्या मुख्य बिंदु में दोस्तों ध्वनि वाले जो चैप्टर है उसका अंतिम बिंदु लिखा हुआ है कि WHO के अनुसार 45 डेसिबल जो है ये दोस्तों श्रव्य ध्वनि के अंदर आता है। तो कभी परीक्षा में पूछ ले तो आपको आंसर 45 डेसिबल ही दोस्तों करके आना है, ठीक है। तो आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। आगे देखना, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ। अभी मैंने आपको दोस्तों पूरा क्रम लिखवाया था ना, 1931 छाप लेना। 5 मार्च 1931 को प्रसिद्ध दोस्तों गांधी इरविन समझौता होता है, यह भी ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। अगर पूछे 1932 में क्या हुआ लिखना, तो पूना पैक्ट छापना 1932 में होता है। अगर पूछे कहां पर हुआ लिखना दोस्तों, ये जेल का नाम है यरवदा जेल, जो कि पुणे के अंदर स्थित है। और किस किस के बीच होता है, महात्मा गांधी और दोस्तों बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, इन दोनों के बीच में होता है। आगे देखना, जेनेटिक्स शब्द किसने दिया। आप दोस्तों आपने इतने सारे आज तक खोज पढ़ी है, आविष्कार पढ़े, पर ये वाला दोस्तों, ये वाला आप में से 90% ने नहीं पढ़ा। ये आपके एनसीईआरटी का पहला दोस्तों क्वेश्चन, का पहला क्वेश्चन है जेनेटिक्स का, कि जेनेटिक्स जो है ये शब्द दोस्तों किसने दिया। और अगर इस पेपर में परीक्षा में सवाल आ गया होता ना, तो आप में से अधिकांश और मैं दोस्तों मेंडल इसका आंसर लगा के आते 99%, क्योंकि हमने दोस्तों एक ही नाम सुना है मेंडल, पर ध्यान रखना मेंडल नहीं है, मेंटल इसका आंसर है वैटसन। लिखो इसका आंसर क्या है, विलियम वैटसन। लिखना अच्छा सवाल दोस्तों। जेनेटिक्स जो वर्ड है वो देने वाला कौन लिखना, जेनेटिक्स वर्ड दोस्तों देने वाला है विलियम वैटसन। छापना विलियम वैटसन जो है, इन्होंने दोस्तों कौन सा वर्ड दिया, जेनेटिक्स दिया। जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है, अनुवांशिकी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाला। लिखना एक पीढ़ी से दूसरी दोस्तों जो पीढ़ी होती है इसमें जाने वाला, ध्यान रखना जो गुण होते हैं दूसरी पीढ़ी में जाने वाले गुण, उन्हें बोलते हैं जेनेटिक्स। और इस वर्ड का दोस्तों प्रयोग किसने किया, विलियम वैटसन के
द्वारा वर्ड का प्रयोग किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर आपसे पूछे दोस्तों कि मेंडल दोस्तों आप सभी जानते हैं मटर के जो पौधे होते हैं इसके ऊपर दोस्तों प्रयोग किसने किए, ध्यान रखना, वो करने वाला दोस्तों मेंडल था। वाटसन क्रिक डीएनए का दोस्तों जो हेलिक्स मॉडल है वो देने वाला कौन, ध्यान रखिए, वाटसन क्रिक। और इसके लिए दोस्तों इसे क्या मिला, नोबेल पुरस्कार भी इसको दिया गया। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, बैटसन दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया? अभी मैंने पूरा दोस्तों वो लिखवाया था 1924 बेलगाम। अरे बेलगाम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे, महात्मा गांधी। याद करो बेलगाम कहां पर, कर्नाटक के दोस्तों अंदर। और मैंने कहा था एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की 1924 दोस्तों छापना महात्मा गांधी बेलगाम अधिवेशन। 1929 लाहौर अधिवेशन है, जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग दोस्तों इसी में होती है, ध्यान रखिएगा। 1931 कराची अधिवेशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल और दोस्तों छापना आप सभी वो काले झंडे इसी में दिखाई गए। तो अगर पूछूं आपसे आंसर हो गया इसका 1929 लाहौर दोस्तों करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित हुआ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर 1929 के अंदर हुआ। मेंडल ने कितने विपर्यासी लक्षणों के युग्म अपने प्रयोग के लिए चुने? एनसीईआरटी ने सवाल दोस्तों लिखकर दिया है कि मेंडल ने जो भी दोस्तों अपने प्रयोग थे मटर के पौधे के ऊपर कितने दोस्तों लक्षणों को उसमें चुना गया है? ऑप्शन 1 34, ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 3 12, ऑप्शन नंबर डी 7। यही ऑप्शन दोस्तों किसमें, एनसीईआरटी में यही ऑप्शन मिले हैं 34, 2, 12 और 7। आपको याद होगा 7 दोस्तों जो लक्षण हैं इन्हें आपके मेंडल ने दोस्तों अपने प्रयोग के अंदर 7 लक्षणों को चुना है। आगे देखिए, हाल ही में क्रेडिट लिंक सरकारी योजनाओं के लिए शुरू किए गए नए राष्ट्रीय पोर्टल का दोस्तों नाम क्या लिखना, जन समर्थ पोर्टल। अगर पूछे आपसे कौन सा पोर्टल है जो कि दोस्तों सरकारी योजनाओं के लिए शुरू किया गया, मतलब जितनी भी सरकारी योजनाएं एक साथ दोस्तों सारी योजनाएं जो भी संबंधित किससे, क्रेडिट लिंक आपकी योजनाएं, उन्हें एक ही पोर्टल पर लाया गया। ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 1 जन समर्थ पोर्टल इसका करेक्ट आंसर है। फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में, ये भी दोस्तों आपके किसमें, बीपीएससी की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। फरवरी, जितने भी स्क्रीनशॉट मैंने लगाए ना सारे के सारे दोस्तों बीपीएससी के सवाल है, ठीक है। फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगने की जो घटना है इससे संबंधित चोरी चोरा दोस्तों घटना किस राज्य की है? याद करो, चोरी चोरा दोस्तों राज्य लिखना, ये उत्तर प्रदेश। अरे उत्तर प्रदेश में भी कहां की, गोरखपुर। और इस घटना के बाद में कौन सा दोस्तों आंदोलन समाप्त हो गया? असहयोग आंदोलन है। और इस आंदोलन में पूछूं मैं आपसे कौन दोस्तों इस आंदोलन में, अगर पूछे कौन उस समय दोस्तों वायसराय थे, लिखना चैम्सफोर्ड, ध्यान रखिएगा उस समय दोस्तों वायसराय थे, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगला देखना, दोनों दिशाओं में होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? सुनो, ऑक्सीकरण, अपचयन, उत्क्रमणीय या दोस्तों अनुत्क्रमणीय, बताओ मुझे दोनों दिशा के अंदर। मतलब दोस्तों इस दिशा में भी होती है और वापस दोस्तों इसी दिशा में होती है। अरे वही बर्फ का दोस्तों पानी बनना और पानी का दोस्तों बर्फ बनना। अगर पूछे दोनों दिशा में होने वाली जो अभिक्रिया है उसे बोलते हैं दोस्तों, आपने दोस्तों सर्दी में दोस्तों जैकेट पहनी होगी जिसमें एक तरफ दोस्तों उसको पलट के भी पहन सकते हैं। याद है आपको जैकेट आती दोस्तों सर्दी में जिसमें रिवर्सिबल बोलते हैं उसको, एक बार ऐसे पहन ली फिर दोस्तों दूसरी बार बाहर वाली जो साइड है उसको अंदर किया फिर दोस्तों पहन ली, दोनों तरफ से पहनने वाली रिवर्सिबल होता है ना। रिवर्सिबल को दोस्तों हिंदी में बोलते हैं उत्क्रमणीय, ठीक है। तो लिखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया, उत्क्रमणीय। दोस्तों दोनों दिशा में चलने वाली जो होती है अभिक्रिया उसको बोलते हैं उत्क्रमणीय। अब एक ऑप्शन है ऑक्सीकरण, एक है अपचयन। देखो ऑक्सीकरण दोस्तों पूछूं आपसे, ऑक्सीडेशन, क्या ऑक्सीडेशन या दोस्तों इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण, ध्यान रखना। ऑक्सीकरण एक होता है दोस्तों रिडक्शन, क्या होता है? रिडक्शन होता है। इसको बोलते दोस्तों आपके अपचयन, क्या बोलते हैं? अपचयन। लिखो ऑक्सीजन का जुड़ना दोस्तों क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का जुड़ना छापना ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन का दोस्तों हटना, लिखो ऑक्सीजन का दोस्तों हटना जो है ध्यान रखना वो कहलाता है दोस्तों आपके रिडक्शन कहलाता है।
अगर पूछूं आपसे हाइड्रोजन का हटना दोस्तों लिखना, ये ऑक्सीडेशन है, और हाइड्रोजन दोस्तों इसका जुड़ना पूछूं आपसे तो ये हो गया दोस्तों रिडक्शन। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को छापना, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुड़ना ध्यान रखना रिडक्शन है। और इन दोनों को दोस्तों मैंने अगर मिलाया, क्या इन दोनों को दोस्तों मैंने अगर मिला दिया तो मुझे यह बताओ कि कौन सी क्रिया बनेगी, रिडॉक्स अभिक्रिया। ध्यान रखिए, अगर पूछे आपसे इन दोनों का मिक्सअप है कौन सी दोस्तों रिएक्शन बनेगी, देखो यहां से लिया दोस्तों RED और यहां से लिया दोस्तों OX, इनको मिला के दोस्तों क्या बना दिया, रिडॉक्स। क्या बना है, रिडॉक्स। छाप के रखना, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन इज इक्वल टू दोस्तों रिडॉक्स रिएक्शन। आगे देखिए, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं, ये बीपीएससी ने आपसे सवाल पूछा है, इनमें से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। शौकत अली, अबुल कलाम आजाद, अब्दुल गफ्फार खान, एन जिन्ना। लिखना अब्दुल गफ्फार खान दोस्तों, इन्हें बोलते हैं सीमांत गांधी। लिखो सीमांत गांधी कहते हैं। और अगर आपको याद हो दोस्तों, इनका दल जो है उसे बोलते हैं लाल कुर्ती दल। क्या बोलते हैं, लाल कुर्ती दल, या दोस्तों इन्हें बोलते हैं खुदा का बंदा, खुदाई खिदमतगार। क्या खुदाई खिदमतगार भी दोस्तों इन्हें कहा जाता है। तो सीमांत गांधी, अब्दुल गफ्फार खान, लाल कुर्ती दल दोस्तों ध्यान रखना इन्हीं का दल है, खुदाई खिदमतगार, खुदा का बच्चा, इन्हें दोस्तों कहा जाता है। अगर पूछे इन्हें दोस्तों भारत का सर्वोच्च जो सम्मान है भारत रत्न पुरस्कार, ये भी दोस्तों इन्हें मिला हुआ है। एक तो नेल्सन मंडेला और दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान, दो ऐसे गैर भारतीय हैं जिन्हें दोस्तों ये पुरस्कार मिला हुआ है। ऑप्शन नंबर सी, दो विदेशी अगर पूछूं आपसे, दो विदेशी जिन्हें भारत का सर्वोच्च मिला है, एक तो खान अब्दुल गफ्फार खान और एक दोस्तों नेल्सन मंडेला। इन दोनों का नाम भी आपको ध्यान रखना है। आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, कैल्शियम से बिना भुजा हुआ चूने का निर्माण किसका उदाहरण है। सुनो सवाल आपके सामने, कैल्शियम से बिना भुजा हुआ चूना, इसका जो निर्माण है ये किसका एग्जाम्पल है, ऑक्सीकरण का या दोस्तों अपचयन का, आपको बताना इसमें से क्या आंसर होगा। देखो अगर पूछो कैल्शियम से क्या बना दोस्तों, कैल्शियम से बन गया CaO, मतलब कि ये हो गया दोस्तों बिना भुजा चूना। क्या बिना भुजा चूना, वो कहलाता दोस्तों आपके कैल्शियम ऑक्साइड, CaO दोस्तों इसे कहते हैं। अगर पूछे इससे बन गया ये, इसमें क्या जुड़ गया दोस्तों, इसमें जुड़ गया ऑक्सीजन। क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण दोस्तों कहलाएगा। ध्यान रखिए, ये सवाल अगर पूछे आपसे, आपने दोस्तों पूरा पेपर देखा होगा कि इसका ग्रुप डी का, उसमें ये सवाल Mg+O2 MgO कितनी बार दोस्तों ये सवाल पूछा गया था, देखना किसका अभिक्रिया का उदाहरण है, ऑक्सीडेशन का। ये सवाल एनसीईआरटी में आप चेक कर लेना, चौथे या पांचवें नंबर का सवाल है, ऐसे के ऐसे एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो लिखना दोस्तों, अगर पूछे कैल्शियम से बिना भुजा हुआ चूने का निर्माण दोस्तों ऑक्सीकरण जो है, करेक्ट आंसर इसका ऑक्सीकरण होगा। Ca से बन गया CaO। आगे देखना, 5 जून 2022 को जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है, अंतिम स्थान 180। अरे याद करो 132 कौन सी रैंक, HDI इंडेक्स जारी कौन करता है, UNDP जारी करता है। अगर पूछे 101 दोस्तों लिखना भुखमरी सूचकांक, कौन सा, हंगर इंडेक्स 101। अगर पूछूं आपसे इसके अलावा दोस्तों लिखिएगा 150 किसमें, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, किसमें, प्रेस दोस्तों फ्रीडम इंडेक्स जो है इसमें हो गई 150 है। 136 है, अरे खुशहाली सूचकांक है, हैप्पीनेस इंडेक्स में 136 है। 135 लिखना दोस्तों, 135 जो है शांति सूचकांक लिखना 135। 43 पूछूं आपसे लिखिएगा आईपी जो इंडेक्स है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंडेक्स, बौद्धिक संपदा सूचकांक है। 54 लिखना दोस्तों ट्रैवल एंड टूरिज्म जो इंडेक्स है, ध्यान रखिएगा ट्रैवल टूरिज्म इंडेक्स, इसमें स्थान है 54। थर्ड दोस्तों लिखिएगा वायु शक्ति जो सूचकांक है, इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें रैंक दोस्तों इंडेक्स कौन सी आपके, थर्ड रैंक है। आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर डी 180 रैंक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। आगे देखिए, परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं। कल परसों दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था, वैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, पर बीपीएससी ने दोस्तों इस सवाल को पूछा है। देखिए अगर पूछे ये नाभिक में दोस्तों कौन कौन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन दोस्तों इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। याद करो
जब एनसीईआरटी की पहली मैंने साइंस वाली क्लास ली थी उसमें मैंने पहला क्वेश्चन ही आपको करवाया था दोस्तों कि परमाणु के बारे में सबसे पहले किसने बताया? कनाद ने। और मैंने फिर बताया आपको परमाणु सिद्धांत देने वाला कौन? डाल्टन। इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाला दोस्तों थॉमसन। क्या? थॉमसन। परमाणु प्रोटॉन की खोज करने वाला दोस्तों आपके कौन है? ये ध्यान रखना, आपके गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन की खोज करने वाला दोस्तों चैडविक है। और नाभिक पर धनावेश होगा ये कहने वाला कौन दोस्तों? रदरफोर्ड। तो ध्यान रखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। परमाणु के नाभिक में मूल कण होता है। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा दोस्तों निकलती है, अवशोषित होती है, पहले निकलती है फिर अवशोषित होती है, पहले अवशोषित होती है फिर निकलती है। अब बताओ मुझे, हवा निकलती है या दोस्तों नहीं निकलती है? सवाल को देख के ये बताओ, ठीक है। ऊष्मा क्षेपी। कोई दोस्तों वैसे पूछ लेना इस सवाल को, इसका आंसर क्या है, आप गोली की तरह बताओगे। पर इन चार ऑप्शन को देखने के बाद में आपकी गोली दोस्तों ठंडी है भाई साहब। देखो, निकलती है, अवशोषित होती है, पहले निकलती है फिर अवशोषित होती है, पहले अवशोषित होती है फिर निकलती है। बताओ कौन सा आंसर होगा कि ऊष्मा क्षेपी। देखो, दो प्रकार की दोस्तों रिएक्शन होती है, एक होती है ऊष्मा क्षेपी, एक होती है ऊष्मा शोषी। क्या? शोषी। देखना, क्षेपी दोस्तों ध्यान रखना, क्षेपी का मतलब है निकलना। क्या? निकलना दोस्तों, सिक्रेशन होना। और शोषी लिखना दोस्तों, इसका मतलब होता है ऑब्जर्व। क्या? ऑब्जर्व होना मतलब कि शोषण होना दोस्तों, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। तो ऊष्मा क्षेपी ध्यान रखिए निकलती है। ये तो ऐसे दोस्तों आपको घुमाने के लिए, क्या ऐसे घुमाने के लिए दिए गए थे। आंसर होगा इसका निकलती है हवा, ठीक है। निम्न में से किसे अनभुजा चूना कहते हैं? अभी मैंने लिखा है आपको CaO जो है इसे दोस्तों बिना भुजा चूना CaO को कहा जाता है। CaOH का होल ट्वाइस इसे बोलते हैं भुजा हुआ चूना। क्या बोलते हैं? भुजा हुआ चूना। या फिर दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी इसे कहा जाता है। अगर पूछूं आपसे कि भाई CaOH का होल ट्वाइस में मैंने दोस्तों अगर CO2 गैस प्रभावित कर दी तो इसका रंग होगा दूधिया। कैसा हो जाएगा? दूधिया। अगर इसमें Cl2 गैस प्रभावित कर दी तो इससे बनेगा CaOCl2 जिसे ब्लीचिंग पाउडर भी दोस्तों कहा जाता है। यह भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर पूछे आपसे कि बिना भुजा चूना CaO। क्या? CaO बिना भुजा चूना, भुजा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। अगर पूछूं आपसे इसमें CO2 गैस प्रभावित कर दी रंग होगा दूधिया। अगर पूछूं इसमें दोस्तों Cl2 गैस प्रभावित कर दी तो रंग हो जाएगा, ध्यान रखना, इससे बनेगा ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। आगे देखिए, 4 जून 2022 को किसने फ्रेंच ओपन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है? फ्रेंच में मेल दोस्तों कौन जीता? लिखना, मेल जीतने वाला था राफेल नडाल। कौन? राफेल नडाल। और फीमेल दोस्तों लिखना ईगा स्वेटेक। कौन? ईगा स्वेटेक। मेल राफेल नडाल कहां के? स्पेन के। और ईगा स्वेटेक छापना ये दोस्तों कहां की? पोलैंड की। तो लिखना आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर सी, ईगा स्वेटेक। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर पूछे ईगा स्वेटेक महिला सिंगल्स फ्रेंच ओपन विजेता है ईगा स्वेटेक, ठीक है। आगे देखिए अगला, निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? ये दोस्तों सवाल आपसे पूछा बीपीएससी ने। अब सवाल के ऑप्शन चेक करो, बहुत सारी बातें सिखाएगा ये अकेला सवाल। देखो, ट्यूबरक्लोसिस ATS इसके सामने लिखा है, टिटेनस दोस्तों इसके सामने लिखा है, BCG इसके सामने लिखा है, मलेरिया क्लोरोक्विन लिखा हुआ है, स्कर्वी दोस्तों थाइमीन। ये 4 ऑप्शन नहीं, ये 4 दोस्तों भविष्य के क्वेश्चन है आपके लिए। देखो, अगर पूछे आपसे भाई ट्यूबरक्लोसिस TB दोस्तों इसका टीका कौन सा? याद करो BCG। कौन सा? बैसिलस कोलमेट गुरीन। लिखना TB वाला दोस्तों लिखिएगा बैसिलस कोलमेट जो गुरीन है। अगर पूछे टीका दोस्तों लिखिएगा बैसिलस कोलमेट गुरीन, TB का दोस्तों टीका है। टिटेनस आपसे पूछू लिखना, इसका टीका होता है DPT। लिखना डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटेनस। लिखना डिप्थीरिया काली खांसी और टिटेनस दोस्तों छापना। DPT का जो टीका है इसमें आता है टिटेनस। क्या आता है? टिटेनस आता है, ठीक है। प्रोटॉन की खोज करने वाला गोल्डस्टीन था दोस्तों। और ध्यान रखना रदरफोर्ड नाभिक जो है उस पर
धनावेश होगा, ये उसमें कहने वाला था। ठीक है, आगे देखो मलेरिया दोस्तों पूछूं आपसे, क्लोरोक्विन। अरे याद करो दोस्तों, जो मलेरिया है मैंने आपको बताया था इसकी जो दवा है दोस्तों कौन सी है, कुनैन की दवा है, ध्यान रखना। और अगर पूछे ये कुनैन की दवा कहां से मिलती है, सिनकोना के वृक्ष से मिलती है, ध्यान रखिएगा। स्कर्वी दोस्तों, स्कर्वी थाइमीन तो होता है B1 है, इससे रोग होता है बेरी बेरी। कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी। अगर पूछे स्कर्वी दोस्तों रोग किससे होता है, विटामिन सी। किससे, विटामिन सी से। इसे बोलते हैं एस्कॉर्बिक दोस्तों अम्ल। क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल जो है इसे कहा जाता है। तो इसमें ए भी गलत है, बी भी गलत है और डी भी दोस्तों गलत है, इसमें ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर सी है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं। हमेशा अगर एसिड और बेस को अगर आपने मिलाया तो ध्यान रखना इससे हमेशा क्या बनने वाला दोस्तों, साल्ट बनने वाला है। इस रिएक्शन को ध्यान रखना, एसिड और बेस को मिलाया मतलब अम्ल और क्षार को अगर आपने मिला दिया तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा दोस्तों लवण है। और इस रिएक्शन को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया, इसी को दोस्तों कहा जाता है। तो नोट कर लेना, अगर एसिड और बेस को मिलाया तो बनेगा साल्ट, मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, न्यूट्रल होगा। क्या न्यूट्रल होगा, ध्यान रखिए। इसीलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। छाप लेना, अम्ल क्षार का रिएक्शन लवण बनाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी। किस वैज्ञानिक या चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की दोस्तों शुरुआत की थी। अरे याद करो, टीका दोस्तों पहला वैक्सीन किसने तैयार किया था, पहला वैक्सीन एडवर्ड जेनर। आपको याद आएगा एडवर्ड जेनर किसका दोस्तों, चेचक का टीका। चेचक का मतलब दोस्तों कौन सा, स्मॉल पॉक्स। कौन सा, स्मॉल पॉक्स है। इंडिया क्या इससे मुक्त हो चुका है, तो बिल्कुल दोस्तों ध्यान रखना इंडिया इससे मुक्त हो चुका है। तो एडवर्ड जेनर नोट करना, ऑप्शन नंबर सी एडवर्ड जेनर दोस्तों छापेगा। एडवर्ड जो जेनर है इसने टीकाकरण दोस्तों इसकी शुरुआत की है। अगर पूछे कौन सा टीका, चेचक का दोस्तों टीका था, वैक्सीन ध्यान चेचक की थी। और स्मॉल पॉक्स दोस्तों इस चेचक को इंग्लिश में कहा जाता है। चिकन पॉक्स बोलते हैं छोटी माता को, ठीक है। और चेचक दोस्तों छापना इसे बोलते हैं स्मॉल पॉक्स, है ना। आगे बढ़िए, रॉबर्ट कोच लिखना। टीबी वाला दोस्तों जो है ध्यान, टीबी वाला जो है उसकी खोज करने वाले कौन थे, रॉबर्ट कोच। आगे देखिएगा, जून 2022 में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहां स्थापित किया गया, देवस्थल उत्तराखंड लिखना। अगर पूछूं आपसे सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहां स्थापित हुआ, लिखना दोस्तों देवस्थल उत्तराखंड जो है यहां पर इसको स्थापित किया गया। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत, अरे याद करो ये एनसीईआरटी का सवाल और ये बीपीएससी में सवाल पूछा गया, वॉशिंग मशीन। और मैंने आपको लिखवाया था कि वॉशिंग मशीन पूछे या दोस्तों आपके घी निकालना, क्या घी जो निकालना होता है, अगर ये दोनों पूछे आपसे तो लिखना ये दोनों के दोनों दोस्तों अपकेंद्रीय बल। किसके उदाहरण है, अपकेंद्रीय जो बल होता है, मतलब जो दोस्तों दूर की तरफ फेंकता है। आप वॉशिंग मशीन में कपड़े डालिए, आप वॉशिंग मशीन जो है दोस्तों कपड़ा जो है ना, वो मशीन दोस्तों उसको दीवारों पर दोस्तों मारेगी, देखना, उसे कहते हैं आपके अपकेंद्रीय बल। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी दोस्तों करेक्ट आंसर हो गया इसका, अपकेंद्रण दोस्तों वॉशिंग मशीन का सिद्धांत हो गया। 11 जून 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां पर स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय, अरे जीएसटी दोस्तों म्यूजियम जो है, पहली बात तो इसका नाम क्या हो गया, धरोहर। क्या हो गया, धरोहर हो गया। और अगर पूछूं मैं आपसे ये दोस्तों कहां पर, पणजी गुजरात लिखना। तो पणजी जो गोवा है यहां पर छापना जीएसटी म्यूजियम की स्थापना की गई। तो अगर पूछे आपसे जीएसटी म्यूजियम, ऑप्शन नंबर 1 पणजी दोस्तों गोवा के अंदर जीएसटी म्यूजियम इसकी शुरुआत होती है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। चर्चा में रहा I2U2 समूह में कौन सा एक देश शामिल नहीं है। देखिए दोस्तों I2U2, अरे याद करो इंडिया हो गया, इजराइल हो गया, यूएसए हो गया और दोस्तों यूएई, चारों नाम लिख लेना। इंडिया हो गया दोस्तों, एक तो इंडिया हो गया, एक छापिए, एक इजराइल हो गया दोस्तों, एक अमेरिका हो गया, एक संयुक्त अरब अमीरात हो गया। तो भारत है, इजराइल है, अमेरिका है, यूक्रेन दोस्तों इसमें शामिल नहीं है। ऐसा ही दोस्तों एक कौन सा क्वेड,
कौन सा क्वेड है, 4 देश इसके अंदर भी शामिल है। परीक्षा में अभी सवाल आया क्वेड और I2U2 में कौन से देश समान है। अब सोचो आप, लेवल देखो दोस्तों, सवाल पूछा उसने क्वेड और I2U2 में कौन से देश समान है, नीचे ऑप्शन थे, नहीं नीचे ऑप्शन थे, फिर उसके नीचे था कि कौन सा कूट ठीक है, 1 2 ठीक है, 2 3 ठीक है। इस प्रकार दोस्तों क्वेश्चन, मतलब सवाल इतना आसान, I2U2 बच्चे को पता है, क्वेड बच्चे को पता है, पर बच्चा दोस्तों प्रेशर इतना है इस परीक्षा का, वो समझ ही नहीं पा रहा कि I2U2 और Q2 में दोस्तों क्या करना है, इनमें समान ढूंढना है। फिर उसने समान ढूंढ भी लिया दोस्तों, फिर नीचे जो कूट होते हैं ना, 1 2 ठीक, 2 3 ठीक, 3 4 ठीक, 1 2 3 4 ठीक, उसकी भाई साहब हवा दोस्तों वहीं टाइट, वहीं टाइट मामला है। क्वेड देखो, इंडिया दोस्तों, इंडिया, अगर आप ऐसे सवालों से पहले ही परिचित हो गए तो आप परीक्षा में दबाव महसूस नहीं करोगे। इंडिया, यूएसए, जापान और दोस्तों लिखना ऑस्ट्रेलिया, तो इंडिया इसमें भी, यूएसए ध्यान रखना इसमें भी, ये दोनों देश दोस्तों इसमें समान है। ठीक है, आगे देखिए, ये आज की क्लास दोस्तों मेरे द्वारा आपके लिए, सच बता रहा हूं दोस्तों आपको ना, अगर आपने पूरी मेहनत से इस क्लास में अगर साथ दिया ना दोस्तों आप, तो ये जो साइंस है ना, जिसका दोस्तों हवा होता है, साइंस जो है दोस्तों जिसका हवा होता है कि ये कहां से पूछी जाएगी, देखो कहां से पूछी जाएगी, मुद्दा ये है। और अधिकांश सवाल दोस्तों ध्यान रखना, अधिकांश जो सवाल है वो उठते हैं एनसीईआरटी से, और मैं आपको 7 चैप्टर एनसीईआरटी के पढ़ा चुका हूं। आपको शायद विश्वास नहीं होगा, पर 7 चैप्टर मैं आपको एनसीईआरटी के, जिसमें एनवायरनमेंट है, जिसमें दोस्तों आपके फिजिक्स का, आपके फिजिक्स वाला वल वाला दोस्तों चैप्टर है, बायोलॉजी के तो मैक्सिमम दोस्तों चैप्टर करा चुका हूं आपको। ये 7 चैप्टर में एक बुक के आपको करा चुका हूं, जो आपकी क्लास है इसके अंदर, एक पिछली जो क्लास थी उसके अंदर। सवाल के लेवल दोस्तों मैंने वही रखा है जो एनसीईआरटी ने लिखा है। मैंने अपना दोस्तों ज्ञान बांटने की बिल्कुल कोशिश नहीं की है, वही सवाल को उठाया है, उसी में आपके जो नए सवाल बन सकते हैं उसी को मैंने आपको बताया। ठीक है, जितना मैं जानता हूं उतना दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया, इसमें करंट अफेयर्स को जोड़ा है, और बीपीएससी के वो सवाल जो आपकी परीक्षा में पूछ सकता है या आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकता है, वो सवाल मैंने यहां पर आपके सामने लिखे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी क्लास, और जितने भी दोस्तों, मेरे जितने भी भाई बहन यूपी से हैं, या फिर दोस्तों आपके बिहार से, हरियाणा से हैं, या आपके दोस्तों मध्य प्रदेश से हैं, फूल पत्ती वाली बुक में आप सभी के लिए अलग से राज्य विशेष जोड़ा गया है। एक बार जाके जरूर खरीदना उस बुक को, और मुझे बताना दोस्तों कि वो प्रयास कैसा लगा आपको ना, वो प्रयास जरूरी है जानना मेरे लिए। भविष्य में ये प्रयास करें नहीं करें वो भी तो पता होना चाहिए ना, तो वो प्रयास आपको कैसा लगा। मार्केट से बुक को लाकर, अगर हरियाणा वाले हो आप, अगर यूपी वाले हो आप, तो यूपी वाली बुक लेके आना, जिसमें इंटरनेशनल, नेशनल और यूपी जो है तीनों उसके अंदर दिया गया हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और सभी का सम्मान करना। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, और फिर मिलूंगा सुबह 6 बजे, तैयार रहना। सुबह 6 बजे, सुन लो मेरी बात, सुबह 6 बजे जून 2022 है, इसका रिवीजन मैं आपको लल्लन टॉप क्वेश्चन में करवाऊंगा, लिख लेना, लल्लन टॉप क्वेश्चन में कल दोस्तों जून 2022 जो है इसका रिवीजन सुबह वाली क्लास में आपको करवाने वाला हूं। तैयार रहिए, मिलते हैं सुबह 6 बजे यहीं पर इसी मंच पर आपके बीच में। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, आप सभी के सपने पूरे हों, यही मेरी मनोकामना है आपके लिए। ध्यान रखिए, जय हिंद, थैंक यू। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।